अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासत में हर इलेक्शन से कबल इलेक्टेबल्स और छोटी सियासी जमातों की अहमियत बढ़ जाती है और बदकिस्मती से हुकूमत भले जिस भी बड़ी जमात की बनी हो, उन्हें हमेशा सहारा इन्हीं इलेक्टेबल्स और छोटी जमातों ने दिया है। वक्तन फवक्तन ये छोटी सियासी जमातें और इलेक्टेबल्स मुंतखब हुकूमतों को दगा भी देती रही हैं, लेकिन वक्त और हालात दोबारा से धोखा खाने वालों को इन्हीं मौका परस्त अफराद के दर पर लाने पर मजबूर कर देते हैं। मुल्क में इस वक्त तीन बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई है। पीटीआई मुकम्मल तौर पर सियासी मंजरनामे से आउट दिखाई दे रही है। बाकी बची मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों के आमने सामने लाने, पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून को हदफे तनकीद बनाने, लाडला कहने से इस बात को भी तकवीयत मिलती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की बजाय ऑपोजिशन की सीट संभालने की तगोदौ कर रही है। मुस्लिम लीग नून और खासकर नवाज शरीफ की इलेक्टेबल से मुलाकातें एमकेएम और बाप पार्टी जैसी छोटी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट इस बात की निशानदेही करती है कि मुस्लिम लीग नून ये सारे जतन हुकूमत साजी के लिए कर रही है। एमकेएम से मामला तय करने के बाद आज नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हमरा वो कोयटा पहुंचे, जहां बाप पार्टी समेत पीके मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकजई, नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर मालिक बलोच, साबिक वजीर आला जाम कमाल और नवाबजादा खालिद मक्सी, सरदार मोहम्मद साले भूतानी समेत बीएपी के दीगर रहनुमाओं के अलावा पार्टी के सेनेटर्स, साबिक एमएनएस और एमपीएस से भी मुलाकातें हुई। इसके अलावा नवाज शरीफ एक तकरीब में भी यहाँ शिरकत करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे, जिनमें बीएपी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक एमएनएस और एमपीए भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून का हदफ तकरीबन 20 से 25 इलेक्टेबल्स जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, उनको पार्टी में शामिल करना है। छोटी जमातों को शामिल करने से भले मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आने की राहें हमवार कर रही है, इलेक्टेबल्स को शामिल कर रही है, लेकिन ये राहें इतनी भी आसान नहीं है। छोटी जमातों और इलेक्टेबल्स की अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात होती हैं, जिन्हें हुकूमत के दौरान बर वक्त पूरा करना हर सियासी हुकूमत के लिए ज़रूरी हो जाता है, और यही वो वजूहात हैं जो बाद में परेशानी का बायस बनती है। नवाज शरीफ की कोशिशों से बाद नज़र में बनने वाली हुकूमत कैसी होगी और कितनी देर तक चल सकेगी, इसके बारे में साबिक सेनेटर फैसल वोडा कुछ परेशान कुन दावे कर रहे हैं। एक तरफ हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं, राहें हमवार की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी खासी दिक्कत में है। पीपल्स पार्टी जो 16 बाग के इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून की हमनवा रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए साजगार होती देखकर इस जमात के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई है। एक हेड ऑन कोलिजन दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो पै दर पै मुस्लिम लीग नून पर ताक कर हमले कर रहे हैं। बिलावल साहब ने कल क्या कहा, आज क्या कह रहे हैं, नून लीग इसको कैसे काउंटर कर रही है, क्या हिकमत अमली है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, अपना इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं। 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है, अब आगे जाके सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। फरवरी 8 को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे, तीर को जितवाएंगे। सबसे नौजवान वजीर खारजा था। मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फख्र करता हूँ। मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी ज्वाइन किया इस मामले पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये बलूचिस्तान में जो विकटें गिर रही हैं, ये विकटें किसके इशारे पर गिर रही हैं? बलूचिस्तान की विकटें हवा का रुख देखकर गिर रही हैं। और हवा का रुख कौन मुतय्यन करता है? हवा का रुख तो सब जो भी खुले आसमान में खड़ा होता है उसे हवा का रुख नजर आ महसूस होने लगता है। लेकिन बलूचिस्तान में तो हवाओं का रुख आपको पता है कि कहाँ से मुतय्यन होता है और कहाँ से असल में इंस्ट्रक्शंस आती हैं। तो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान में तो हमेशा हवाओं का रुख बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हों, चौथी बार वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों और मुतवक्के वज़ीर आज़म हों, उनका बलूचिस्तान जाना मानी खेज नहीं? देखें जी, 2013 में मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई थी डॉक्टर मालिक साहब की पार्टी के साथ मिलकर, अगर आपको याद हो जी। और फिर आसिफ जरदारी साहब बलूचिस्तान गए थे और उन्होंने खुद को किंग ऑफ बलूचिस्तान कहा था, और उस किंग का कमाल ये था कि उन्होंने बलूचिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट टॉपल करके वहाँ एक बाप पार्टी बनवा ली थी। हालांकि वो पीपल्स पार्टी बनवा लेते तो हमें ज़्यादा समझ आती कि किंग ऑफ बलूचिस्तान गया है और उसने पीपल्स पार्टी वहाँ पे बना ली है, लेकिन वो तो बाप पार्टी बनाकर और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत टॉपल करके वापस आ गए।
तो उसके बाद वो खुद को बलूचिस्तान का बादशाह जरूर कहते रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, लेकिन आज तो नजर आया है कि बलूचिस्तान का बादशाह तो 2013 में भी नवाज शरीफ था, आज भी नवाज शरीफ है। 13 में भी उसकी हुकूमत थी, वो बड़ी पार्टी था वहां भी, आज भी जब वो गया है तो सब उसके साथ शामिल होने को तैयार। नहीं, लेकिन मुज़म्मिल साहब, ये जो बाप पार्टी बनी थी और आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाई थी और जिसके बाद मियां साहब की हुकूमत को बलूचिस्तान में गिराया गया था, ये बाप पार्टी किसके कहने पर बनी थी? वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हो या फिर तहरीक इंसाफ के साथ हो, फिर सेनेट के अंदर जोड़ तोड़ हो, तो बाप पार्टी किसके कहने पर वजूद में आई थी? बाप पार्टी तो बाप के कहने पे वजूद में आई थी। तो आज बाप पार्टी बाप के कहने के बगैर कुछ कर सकती? आज तो बाप पार्टी टूट गई ना। बाप जो रिटायर हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। विरासत ऐसे ही होती है, बाप के बाद जायदाद तकसीम हो जाती है। जब बाप रिटायर हो गया तो फिर बाप पार्टी के भी हिस्से बखरे हो गए, जैसे कि हर किंग्स पार्टी के हिस्से बखरे होते हैं। आज जो बजिंजो साहब जो वजीर आला हैं और वो जो मक्सी साहब हैं, वो अलग अपनी बाप पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे और जाम कमाल वगैरह सब इधर नून लीग से आके इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप समझ ले, बाप पार्टी तो 2 हिस्सों में तकसीम आपको नजर आ रही है। लेकिन बाप पार्टी तो इंटैक्ट है ना मुज़म्मिल साहब? नहीं, बाप पार्टी के अंदर से लोग छोड़ के नून में शामिल हो रहे हैं। बाप पार्टी इंटैक्ट है मक्सी साहब और बजिंजो साहब के साथ, लेकिन जाम कमाल और उनके साथी जो हैं वो बाप पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। कोई बाप पार्टी को नून लीग में जम नहीं किया जा रहा। लेकिन अल्टीमेटली वो खालिद मक्सी की बाप पार्टी भी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद कर रही होगी, ये दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे नहीं ये लगता। यानी वो अपनी ये आग और पानी का मिलाप होगा। अच्छा, जाम कमाल और बजिंजो इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई आपको समझ होनी चाहिए। बाप पार्टी में जो लड़ाई है, उस लड़ाई में इसके बाप पार्टी के 2 हिस्से हो गए। जब वहां वजारत आला तब्दील हुई और जाम कमाल साहब को हटाया गया तो जाम कमाल साहब का धड़ा बाप पार्टी से अलग होना चाहता था। अब जाम कमाल साहब के पास 2 ऑप्शंस थी। उन्हें आसिफ जरदारी साहब ने भी पेशकश की, वो अपनी पार्टी भी बना सकते थे, और उन्हें मुस्लिम लीग नून ने भी पेशकश की। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना बेहतर समझा। लेकिन फैसल वोटर साहब 2 हिस्सों में तकसीम होगी ना जी। अच्छा, फैसल वोटर साहब, उनकी अब तक की पेशगोइयां तो बड़ी दुरुस्त साबित हुई हैं। वो कहते हैं कि अब जो हुकूमत बनेगी वो भी मोर और लेस वैसी होगी जैसी 16 माह में एक कौमी हुकूमत का मंजरनामा पेश कर रही थी वो हुकूमत। तो अब भी तकरीबन वैसी ही छोटी बड़ी जमातों को मिलाकर हुकूमत होगी। अगर ऐसा होता तो फिर मुस्लिम लीग नून से में आज बलूचिस्तान में 28 लोग शामिल ना हो रहे होते। ये 28 लोग जो हैं ये जीतने वाले लोग हैं, ये इलेक्टेबल्स हैं। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के पास शेर के निशान से भी 5-6 सीटें होंगी। उनकी बलूचिस्तान असेंबली में भी वो एक बड़ी पार्लिमानी पार्टी होंगी। अगर हंग पार्लियामेंट लाने का कोई मंसूबा मौजूद होता तो फिर बाप पार्टी को इंटैक्ट रखा जाता और बलूचिस्तान बाप पार्टी को दिया जाता, केपी किसी को दिया जाता, सिंध किसी को दिया जाता, पंजाब किसी को दिया जाता। और आज जैसे कि 2018 में हमें कुछ नजर भी आया कि पीटीआई बलूचिस्तान में कुछ नहीं था, सिंध में कुछ नहीं था, केपी और पंजाब में, वो पंजाब में बहुत हंग पोजीशन में थे और केपी उनके पास एब्सोल्यूट था। सूबे की हुकूमत थी उनकी टेक्निकली अगर देखा जाए तो। अगर बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के फुटप्रिंट्स एक बड़ी पार्टी के तौर पे आ रहे हैं तो फिर आप हंग पार्लियामेंट को भी का कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा। मुज़म्मिल साहब, आज मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्टेबल्स का सहारा क्यों ले रही है, या मुस्लिम लीग नून को इलेक्टेबल्स का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, लोग इसका गलत मुवाजना कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये वो लोग थे जो 2013 से मुस्लिम लीग नून के साथ थे। उन्होंने पीटीआई के किसी बंदे को अपने साथ शामिल नहीं किया अभी तक। आप समझें, ये पीटीआई से इतने इलेक्टेबल्स ने पार्टी छोड़ी है। वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में गए हैं, लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून ने अपने अंदर नहीं लिया है। मुस्लिम लीग नून तो उन्हीं लोगों को ले रही है जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे छीना था 2018 का इलेक्शन मैनेज करने के लिए, और उनको या उनका टिकट नहीं लेने दे रहे थे या उनसे उनकी पार्टी छुड़वाई गई थी और उन्हें आज़ाद करा लिया गया था। मुझे तो अब तक ये नजर आता है कि पंजाब में भी जो लोग शामिल हुए हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था या जो पीटीआई जो प्रेशर में उस वक्त मुस्लिम लीग नून को छोड़ गए थे। अभी तक पीटीआई का कोई नामवर आदमी उन्होंने जो विनिंग हॉर्स भी हो वो मुस्लिम लीग नून ने अपने अंदर शामिल नहीं किया है। नहीं, लेकिन ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे इलेक्टेबल्स एक हकीकत है और इलेक्टेबल्स के बगैर हुकूमत बनाना
या इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं है। वो 1.5-2 दर्जन का रेवड़ है, वो जिस तरफ होगा वो पार्टी जीतेगी। ये बात तो हकीकत है। इमरान खान साहब ने भी आखिरी टिकटें जो तकसीम की थी वो सारे विनिंग हॉर्सेस को दी थी, इलेक्टेबल्स को दी थी। वो तो जो जमशेद दस्ती उनके बारे में इतनी नेगेटिव बात करता था, उन्होंने उसको भी आखिरी दिनों में शामिल किया था। जबकि आप और सब कह रहे थे कि पोल्स कह रहे हैं कि उनका खंबा भी जीत जाएगा, तो वो जमशेद दस्ती को शामिल कर रहे थे। इसका मतलब है इलेक्टेबल्स की अहमियत का तो उन्हें भी अंदाजा था, और सारी सियासी जमातों को अंदाजा है कि वो इलेक्शन जीतने में मावन साबित होते हैं। इसमें कौन सी ऐसे राज वाली बात तो है नहीं। मुज़फ़्फ़र साहब, नून लीग ने इंटरनल एक सर्वे कराया और उसकी खबरें भी खासी गर्म हो गई कि नून लीग का वो सर्वे ये कह रहा है कि इलेक्टेबल्स को लेना है। एक तरफ तो ये, और दूसरी बात ये कि मियाँ साहब ये चाहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का लाडला होने का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है वो तासुर भी ज़ाहिर किया जाए, और उन्होंने अपनी जो इंतखाबी मंशूर कमेटी है उसको हिदायत भी दे दी हैं। तो क्या वो जो तासुर है इस वक्त मियाँ साहब से मुताल्लिक, हवाओं का रुख उनकी तरफ है या वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लाडले, ये तासुर ज़ाहिर हो सकता है? मेरा ख्याल है उन्हें ज़ाहिर करना भी नहीं चाहिए। अगर मुझसे पूछें, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने उनको बड़ी मेहनत से ये हवा बनाई है पीपल्स पार्टी ने कि मुस्लिम लीग नून की अगली हुकूमत आ रही है। ये हवा मुस्लिम लीग नून खुद तो कभी भी नहीं बना सकती थी। आप खुद तो नहीं कह सकते मैं लाडला हूँ, मेरी हुकूमत आ रही है। ये तो पिछले 21 अक्टूबर से लेके आज 14 नवंबर तक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है कि पूरे मुल्क में एक हवा बना दी कि अगली बारी नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ तय हो गया है। उसी का रिजल्ट आप आज बलूचिस्तान में देख रहे हैं, क्योंकि हवा तो पीपल्स पार्टी ने बनाई है नवाज शरीफ की। अब ये दोस्ती में बनाई है, दुश्मनी में बनाई है। मेरी तो जितनी मुस्लिम लीग के नून के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ना इसका जवाब देना है और ना पीपल्स पार्टी को रोकना है। वो इलेक्शन तक ये जारी रखें कहना, ताकि ये जो फ्लोटिंग वोट है और ये जो हवा है ये इलेक्शन में बहुत कारगर साबित होती है कि कौन आ रहा है, और इसके नतीजे में आधे से ज्यादा इलेक्शन आपके हक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मुझे नहीं लगता वो इस हवा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अखबारी खबरें तो हो सकती हैं आपके बारे में, ये हवा बन जाए, आपके मुखालफिन कहें कि आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आप तो आधा इलेक्शन जीत गए। ये तो बड़ी पीपल्स पार्टी के अंदर पता नहीं किसने ये पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाई कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ आ रहा है, और आज 14 नवंबर को ये बात पूरा पाकिस्तान यकीन कर रहा है कि नवाज शरीफ आ रहा है, और बलूचिस्तान के सरदार भी यकीन कर गए हैं। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को इतनी इनसिक्योरिटी क्या है? देखिए, नून लीग जो है कराची में भी जा रही है, कराची में उनकी टीम बैठी हुई है, एमकेएम के साथ इत्तेहाद, वो बलूचिस्तान में जा रहे हैं। पंजाब से जहाँ उनको लग रहा था कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में शामिल हो गए थे, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनानी, केपी के अंदर उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी। तो जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो फिर जायज़ हुए। देखिए, अगर लोग पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहते तो इसमें नून लीग का क्या कसूर है? अगर लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी में नहीं जाना चाहते तो इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? अगर लोग समझते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी में जाना ज़्यादा घाटा है बनिस्बत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, तो उसमें मुस्लिम लीग नून क्या कर सकती है? अगर बलोच सरदारों को आपने खत लिखे हैं, आप उन्हें शामिल करने के लिए 3 महीने नवाज शरीफ से पहले कोशिश कर रहे थे, बल्कि पीडीएम की हुकूमत में ही आपने ये कोशिश शुरू कर दी थी, और आप उन्हें कायल नहीं कर सके। जबकि आपका ये दावा था कि मैं तो बलोच हूँ और बलोच मेरे इशारे पर हैं। तो अगर वो इशारे अब नहीं चल सके पीपल्स पार्टी के या आसिफ जरदारी साहब के, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? कल बिलावल साहब ने नून लीग को महंगाई लीग कहा, और आज उन्होंने शहबाज साहब से मुताल्लिक कहा कि 15 माह की कारकर्दगी पर शहबाज शरीफ साहब अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये वही बिलावल साहब है जो पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर मिसाली वजीर आजम कह रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। जी, अब उन्होंने देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो एंटी पीएमएलएन इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो एंटी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। उनका ख्याल है कि पीटीआई के वोटर की हमदर्दी हासिल की जाए, और नून का वोटर तो हमें वोट डालेगा नहीं, तो उससे जितना मर्जी उसकी मुखालफत की जाए। लिहाजा आपको लगेगा कि वो शहबाज शरीफ और नून लीग के लोगों के तो नाम लेकर पुकारेंगे, लेकिन पीटीआई के लोगों के नाम लेकर नहीं पुकारेंगे, और उनको इस तरह वो चैलेंज नहीं करेंगे। ये उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी है, इसकी सबको समझ आ रही है कि उनका ख्याल है कि पंजाब में, केपी में, हर जगह उनका वोटर रूट कर पीटीआई में गया है, और वो अपने उस रूठे हुए वोटर को वापस लाने के लिए पीटीआई से की मुखालफत कम और नून की ज्यादा करना चाहते हैं। ये तो उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी है। फ्यूचर सेटअप की मुमकिन ऑपोजिशन लग रही है आपको पीपल्स पार्टी?
मुझे लग रहा है कि आगे कुछ भी होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार नहीं होगा। ठीक, और मुमकिन तौर पर ये ऑपोजिशन बेंचेस पर होंगे। ये और पीटीआई दोनों इकट्ठे होंगे। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी को क्रीज से निकलकर खेलकर इमरान खान के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाना है। वो ये फैसला करने की कितनी हिम्मत रखते हैं, यही वक्त का तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई चेयरमैन को एक केस में कुछ रिलीफ मिलता है तो उनकी किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। साइफर केस पर 16 नवंबर तक स्टे मिलने के बावजूद कल शाम उनकी 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस में नैब ने गिरफ्तारी डाल दी है। ये गिरफ्तारी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि नैब तरामीम कलअदम होने के बाद अब नैब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 90 दिन तक हिरासत में रखने का मजाज हो चुका है, जिससे एक बात तो तय है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत इलेक्शन से कबल बाहर आते दिखाई नहीं देते। वफाकी हुकूमत की जानिब से नैब को जेल में ट्रायल करने की इजाज़त भी दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल के लिए अडयाला जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाज़त देती है। नोटिफिकेशन के मतन के मुताबिक एहतसाब अदालत अडयाला जेल समेत कैदियों के जेल में इमरान खान और दीगर का ट्रायल कर सकती है। दूसरी जानिब आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में कुछ आर्जी रिलीफ जरूर मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल में 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए परसों तक यानी 16 नवंबर तक समात रोकने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की ओपन कोर्ट समात और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कयानी भी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया और अदालत को कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि खानदान के चंद अफराद को समात में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी काबीना ने साइफर केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दी। वफाकी काबीना की जेल ट्रायल मंजूरी का नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश कर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वो नोटिफिकेशन हम देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे, इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या गैर मामूली है कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देने की ज़रूरत है। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मजीद इस्तफसार किया कि सबसे अहम सवाल यह है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा, कब किन हालात में किसी बुनियाद पर फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। इस दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को आगाह किया कि 5 गवाह इस वक्त भी जेल में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में तीनों नोटिस हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स की मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक जज को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे कानून पढ़ने का मौका मिला। हमारे रीडर आपको NJPMC का फैसला फराहम करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद रिमार्क्स दिए कि साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई है। हमारे चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई, लेकिन तैनाती एग्जेक्टिव की है। अब जो ट्रायल जेल में हो रहा है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल में 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया है और परसों तक ये समात रोकने का हुक्म भी दे दिया है। एक तरफ ये समात रोकने का हुक्म दिया है, जेल ट्रायल पर बहुत साथ उठाए गए हैं, तो आज ये वफाकी हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज जेल ट्रायल पर स्टे आ गया है, 16 नवंबर तक जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन अदालती रिमार्क्स देखकर क्या ये कहना कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत साहिबा ने साइफर केस की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? बुनियादों को हिला के रख देना तो मेरे ख्याल में नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो ट्रायल है ओपन ट्रायल। चेयरमैन पीटीआई की 2 दरखास्तें हैं। एक तो उनकी ये दरखास्त है कि केस का ट्रायल ओपन किया जाए, और दूसरी उनकी दरखास्त ये है कि जो जज हैं उनकी तैनाती दुरुस्त नहीं हुई। तो बुनियादों को हिलाने का मामला तो तब आएगा जब अगर तो अदालत ये कह दे कि जज की तैनाती ही दुरुस्त नहीं हुई, और ये भी कह दे कि जो ओपन ट्रायल के जो तकाजे पूरे करने थे वो नहीं किए गए,
फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो बुनियाद है वो हिल जाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर तो जज की तैनाती ही कलअदम करार दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये जज साहब तो जो प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, उसको फॉलो किए बगैर इनको तैनात किया गया, तो फिर ये ट्रायल जितना आज तक हुआ है, इसमें जो फर्द जुर्म आयद हुई है, इसमें 4 गवाह रिकॉर्ड हो चुके हैं, 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो कलअदम करार दिया जाएगा और फिर वो फ्रेश ट्रायल होगा। मतलब जो चालान है उसकी बुनियाद पर दोबारा से फर्द जुर्म आयद होगी, दोबारा से मामलात आगे बढ़ेंगे और ये आप इसको फिर आप कह सकते हैं कि और ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जी, ऐसा बज़ाहिर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि ट्रायल को कलअदम करार दिया जाए और नए सिरे से चालान जमा हो और ट्रायल शुरू हो। अब 16 नवंबर तक इसमें स्टे मिला है ना साकिब बशीर साहब, और उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ही हैज टू कम अप विद सम सब्सटेंस नाउ। आपको क्या लगता है अब उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इसकी बुनियाद पर आप ये तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, जो चेयरमैन पीटीआई है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और जो बात की आपने कि कितने जो है इम्कान है, मेरा ख्याल है कि 20% ये इम्कान है। मतलब 80% इम्कान मुझे नहीं लगता कि हर चीज का लदम हो जाए। 20% इम्कान इसलिए है कि क्योंकि आज जो जज हैं उनकी जानिब से, जस्टिस मियां गुल असरार रंजीब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो इख्तियारात की तकसीम है, साकिब साहब, एक तरफ तो एग्जेक्टिव के इस इख्तियार को पर सवाल उठाया गया और दूसरी तरफ एग्जेक्टिव ने फिर फैसला कर लिया है कि अलकादर ट्रस्ट केस में अब चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। और क्या यही मुमकिना फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसको फोर्सी करते हुए या पेशबंदी करते हुए उनकी इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई और कल नैब टीम अडयाला जेल भी पहुंच गई? इसमें दो बातें हैं। एक तो जो नैब है, उसके बाद वजारत कानून है, पता नहीं और कौन जो है उनको असिस्ट कर रहा है, कौन मुआवनत कर रहा है, जिनको बज़ाहिर जो है वो बताया ही नहीं गया कि उनके पहले जारी करदा जो जेल समात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस हैं, उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उन्होंने बजाय इसके कि उन नोटिफिकेशंस को डिफेंड करते या उस प्रोसेस में आगे बढ़ते, उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये उसी तरह ही है कि जो शहरयार अफरीदी हैं उनके खिलाफ जो एमपीओज ऑर्डर जारी हो रहे थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार अफरीदी के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर जारी करने से रोका, तो डीसी साहब को कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया। उन्होंने रुकने की बजाय उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का एमपीओ ऑर्डर जारी कर दिया। ये उसी तरह ही है कि हाई कोर्ट एक मामले को रोक रही है और साथ ही वो उसी तरह का जो है वो कर रहे हैं, और ये बड़ी अजीब सी सूरत है। तो क्या ये जो जेल ट्रायल की मंजूरी आज हुई है सर, ये भी कलअदम हो जाएगी आपकी नजर में? बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन चैलेंज हो जाएगा और ये नोटिफिकेशन इसी तरह चैलेंज होगा और इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। इसको डिफेंड करना मुश्किल होगा और खासतौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप पूरा रिकॉर्ड लेके आए। रिकॉर्ड के मतलब ये है कि आप जेल ट्रायल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे पूरी रीजनिंग होगी, वजूहात होगी और गैर मामूली वजूहात आपको देनी पड़ेगी। अभी तक का जो रिकॉर्ड मैंने देखा है, उस रिकॉर्ड में सिर्फ एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि वहां पे जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान जो है उनके वकील आएंगे तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, वहां मजमा बन जाएगा और ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब एक और दरिया का सामना था मुनीर, मुझको मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा चेयरमैन पीटीआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? जी जी, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। हर एक्ट की एक सॉलिड जो आपको रीजनिंग देनी होती है, वजूहात देनी होती है, और वजूहात अभी तक जो है वो नहीं। अटॉर्नी जनरल जो है वो स्पेशल इस केस में आए हैं, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया नहीं था, अटॉर्नी जनरल स्पेशल आए हैं। और अटॉर्नी जनरल अगर डिफेंड कर रहे हैं तो इसकी मीन कि फेडरल गवर्नमेंट फुल फ्लेज जो है वो अपने खिलाड़ी उन्होंने उतारे हुए हैं मैदान में, वो डिफेंड करें। और आज जब स्टे हुआ तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि स्टे रोक दिया जाए, लेकिन नहीं रोका गया। इसका मतलब ये है कि जुमरात को कोई बड़ी खबर भी आ सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा, और वो बड़ी खबर मुमकिन तौर पर क्या हो सकती है? बड़ी खबर ये हो सकती है कि जो मैंने आपको बताया कि जो जज की तैनाती पर जो सवाल उन्होंने उठाया है, अगर तो अदालत उस पर कन्विंस हो जाए कि ये एग्जीक्यूटिव का नहीं अदलिया का इख्तियार था, फिर दूसरा जज इस चीज पे कन्विंस हो जाए कि ये जेल ट्रायल अदलिया का इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव का नहीं था, तो इन दो ही पॉइंट्स हैं, दो ही सवालात हैं। अगर इस पे जज जो है वो उस पर कन्विंस हो जाए, जो आज उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में, उन्होंने कहा
कि बादियों नजर में ये अदलिया के इख्तियारात थे जो इख्तियारात एग्जेक्टिव ने इस्तेमाल कर लिए तो हैं। पूरे का पूरा और अगर ट्रायल एक इनको कलअदब भी करार दिया जा सेटिस्फाई सकता है, आप ये कह रहे जी, कलअदब अगर करार दे दे तो फिर बहुत बड़ी खबर होगी। और इसके चांसेस कितने हैं? आपने कहा 20% है। जी, मैंने कहा 20%, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि शायद अदालत, क्योंकि वो मामला जो है वो पूरा ट्रायल का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस रिवर्स हो, ठीक है। और जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जितने मामला जो है वो आगे बढ़े हैं, वो सारा रिवर्स हो जाएगा। इसलिए उस पर ज्यादा जो है वो सवाल जो है वो उठ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ने आज एक्ट किया है, ये उसी तरह, ये फिर मैं मिसाल उसी तरह दूंगा कि डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कंटेम्प्ट हुई। उनको कंटेम्प्ट इसलिए हुई कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज करके, कंटेम्प्ट में उन्होंने माफी मांगी, अदालत के सामने जब पेश हुए, लेकिन जब कंटेम्प्ट हुई और माफी मांगने के दरमियान उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का आईपीओ जारी कर दिया। जब अदालत के सामने पहुंचे, उन्होंने माफी मांगी, तो उन्होंने कहा अजीब बंदे हैं आप, मुझसे मतलब कोर्ट से माफी मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फलस्तीनियों को अगर दुनिया की सबसे बदनसीब कौम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पिछली यानी 20वीं सदी दुनिया भर में आज़ादी की सदी थी। तकरीबन तमाम एशियाई और अफ्रीकी ममालिक ने यूरोप की गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल की। इसके बरक्स 1949 में आज़ाद फ़लस्तीन गुलाम बनाया जा रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के साए तले दुनिया भर के यहूदी इकट्ठा होकर फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल करके वहाँ सेहूनी रियासत कायम कर रहे थे। बेचारे फ़लस्तीनी अपना घर बार छोड़कर उर्दन, मिस्र, शाम, लबनान जैसे पड़ोसी अरब ममालिक में पनाह गुज़ीन खैमों में पनाह ले रहे थे। तब से अब तक तकरीबन 75 बरस गुजर गए, लेकिन फ़लस्तीनियों की जंग आज़ादी जारी है। अफसोस ये कि वो जब जब आज़ादी की जंग लड़ते हैं, इसराइल तब तब उनकी बची कुची ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, जबकि फ़लस्तीनियों को मौत का जाम पीकर आज़ादी तो दरकिनार, गुलामी के अंधेरों में फिर ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। अब हालात ये हो चुके हैं कि फ़लस्तीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की मक्तल गाह भी बन चुका है। गासिब इसराइल उनके खून का प्यासा है, जो उनकी वो प्यास है जो बुझने का नाम भी नहीं ले रही है। कमोबेश 38 रोज़ गुजरने के बाद आज भी इसराइली तैयारों की गज़ा में बमबारी जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,240 से तजावुज़ कर गई है। इसराइली बमबारी से 4,630 बच्चे, 3,130 ख़वातीन और तिबी अमले के 189 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने गज़ा का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। 23 लाख अफराद को पानी, खाने और ईंधन की फराहमी मुअत्तल, जबकि मवासलाती निज़ाम मुनक़ता है। गज़ा में 50% घर तबाह हो गए हैं। इस तमाम तर तबाही के बावजूद इसराइल की प्यास है कि बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए अब कई रोज़ गज़ा के सबसे बड़े हस्पताल अशफा का मुहासरा किए रखा। किसी को ना अंदर जाने की इजाज़त, ना बाहर निकलने की। शिफा अस्पताल में इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर बताया जा रहा है कि गैर फ़ाल है, क्योंकि इसे किसी भी जानिब से ईंधन की रसाई हासिल नहीं। अशफा के मुकम्मल गैर फ़ाल होने की तस्दीक अब खुद आलमी इदारा सेहत भी कर रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गज़ा का मरकज़ी अस्पताल अशफा मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुका है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि शफा अस्पताल और इसके अतराफ़ मुसलसल फायरिंग और बमबारी की जा रही है, जिसने पहले से तशवीशनाक हालत को मज़ीद बदतरीन बना दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने शफा अस्पताल की जनरेटर का ईंधन ख़त्म होने से एक नौज़ायदा और एक मरीज़ के शहीद होने की तस्दीक की है, जिसके बाद अस्पताल में इलाज की सहूलत ना मिलने से अब तक 6 नौज़ायदा और 9 मरीज़ शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अशफा अस्पताल में तकरीबन 2000 लोग मौजूद हैं, जिनमें मरीज़, तिबी अमला और बेघर अफराद भी शामिल हैं। दूसरी जानिब चंद रोज़ पहले ऐसी इत्तलात भी आई थी कि इसराइल और फ़लस्तीन जंग में हर रोज़ 4 घंटे की जंगबंदी पर इत्तफाक हो चुका है, जिसकी तस्दीक खुद वाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से की गई और बताया गया था कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को इनखला की इजाज़त देने के लिए रोज़ाना 4 घंटे जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया गया। लेकिन वाइट हाउस का यह ऐलान बस रस्मी कार्रवाई साबित हुआ। अब तक ना तो जंग के दौरानिए में वक्फा हुआ है और ना ही मुतासिरीन को शिमाली गज़ा से निकलने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जानिब इस आड़ में इस तरह के बहतान लगाए जा रहे हैं कि इसराइल की जानिब से अब एक इंतहाई मज़ाक़ खेज़ दावा भी सामने आया है कि गज़ा में बच्चों के अस्पताल के तहखाने से फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के हथियार बरामद हुए हैं और इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने तहखाने में न सिर्फ हमास के हथियारों बल्कि इसराइली यरगमालियों के रखे जाने का भी दावा किया। यह दावा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया की नज़र में वियना कन्वेंशन के खिलाफ और उनकी जो जितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, वायलेशंस हुई हैं,
उनको कोई जवाब, उनको जस्टिफिकेशन दी जाए। उधर मुसलसल बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइल से 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 यरगमाल ख़वातीन और बच्चों की रिहाई पर आमादगी हो चुकी। बारिश बमों की बस्ती अफगान पर हशर अब जारी हुआ है शाम और लबनान पर। खौफ के बादल है छाए गुलशन ईरान पर। जाने कितने मर गए और कितने मर जाने को हैं, आज फिर आंखों के पैमाने छलक जाने को है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।